बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 78 किस्तें सुन चुके हैं और अब 79 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुकम्मल तफसील तो तुम्हारे सामने बैठकर ही बताई जा सकती है। मौजूदा पोजीशन ये है कि हमने हालात पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। मैंने हाइल जोशू की हैसियत से चार्ज संभाला हुआ है और इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन सही मायनों में इस वक्त यहाँ काम करने वाले हम 3 ही अफराद हैं। कोई एक ऐसा शख्स नहीं जो हाइल जोशू से मुनहरफ हो और हमारे लिए काम करे। हमारे एजेंट भी नहीं, तारीना आडू ने सवाल किया। एक भी नहीं, सब हाइल जोशू के तनख्वाहदार हैं और उसके वफादार। ओह खुदा की पनाह। तारीना आडू हैरान होने के अलावा और क्या कर सकती थी। फिर उसने कहा, लेकिन मैडम आप कह रही हैं कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। हाँ, आबदोज की डिलीवरी दी जा रही है। मुझे वो कम से कम वक्त बताओ जब समंदर के किसी हिस्से में तुम उस आबदोज पर अपनी आबदोजों के जरिए कंट्रोल हासिल कर सको। हमें कितना वक्त मिल सकता है मैडम? तारीना आडू ने कहा, 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे। हम रास्तों का तयन किए लेते हैं। तुम्हें इतना अंदाजा तो होगा कि सब मैरियन को किन रास्तों से इसराइल की तरफ ले जाया जा सकता है। उन मुतय्यन शुदा रास्तों के आसपास तुम्हें मुकम्मल इंतजामात के साथ मौजूद रहना होगा और उस वक्त सब मैरिन पर कंट्रोल करना होगा जब वो यहाँ की हदूद से बाहर निकल जाए। क्या उसके लिए हमें जंगी कार्रवाइयाँ करना होंगी? तारीना आडू ने सवाल किया। कोशिश ये होनी चाहिए कि उस आबदोज से मुकाबला ना किया जाए। अली और तहजीब इस सिलसिले में कोई मंसूबा तरतीब दे चुके हैं और उनकी कोशिश ये होगी कि उस आबदोज से कोई कार्रवाई ना की जा सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो तुम्हें सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि आबदोज पर काबू पा लो। ठीक है मैडम, और कुछ नहीं। इसके बाद मैं तुमसे दारुल हुकूमत ही में मुलाकात करूंगी। मैडम मार्टिना ने मेरी हदायत के मुताबिक तारीना आडू से गुफ्तगू मुकम्मल करने के बाद और ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि तारीना इस मुख्तसर अरसे में अपना काम अंजाम दे लेगी, रब्ता मुनक़ते कर दिया और हमारी तरफ देखने लगी। बहुत मुनासिब। अब तारीना आडू की तरफ से होशियारी से कार्रवाई ही हमारी कामयाबी की जमानत है और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर अंजाम बखैर ना होगा। मैंने कहा, ये बताओ अली कि तुम इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कर रहे हो? मैं इसराइली नुमाइंदे की हैसियत से ये कोशिश करूंगा कि खुद भी आबदोज पर ही मौजूद रहूं और वहीं अपना काम अंजाम दूं। तहजीब मालिक एक्स आपके साथ ही रहेंगी और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें दारुल हुकूमत तक बाहिफाजत अपने साथ ले जाएं। वहीं इनसे मुलाकात करूंगा। गोया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी अली? तहजीब ने पूछा और मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। नहीं मैडम तहजीब, आप कैसे रहेंगी? जरा मुझे खुद ही बता दीजिए। मैंने बदस्तूर शरारत अमेज निगाहों से उसे देखते हुए कहा और तहजीब ने गर्दन झुका दी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि उन 9 फ़लस्तीनी नुमाइंदों की मुंतकिली के बाद ही यहाँ से जाऊँ, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं देते थे। काम में बेपनाह तेज़ी आ चुकी थी और मैं नहीं जानता था कि मुझे किस वक्त किस काम के लिए तैयार होना पड़े। तहजीब और मैडम मार्टिना से गुफ्तगू मुकम्मल करके मैं वहाँ से रुखसत हुआ। उस होटल में आया जहाँ शार्टू के साथ कमरा हासिल किया था। शार्टू का इंतज़ार करना पड़ा और जब वो मुझे मिल गया तो मैं अपने उस जजीरे की जानिब चल पड़ा। ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ मुझसे रब्ता कायम करने की कोई कोशिश की गई थी या नहीं। हर लम्हा ज़िंदगी की बाजी लगाकर खतरात मोल लेने पड़ रहे थे। मार्शल पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था तावक्तिया कि कोई ऐसी ज़रूरत ना पेश आ जाए और वैसे भी वहाँ मौजूदा लोगों से इस सिलसिले में कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता था। जजीरे पर पहुंचकर मैंने हालात का जायज़ा लिया। बज़ाहिर कोई नुमायां तब्दीली नज़र नहीं आती थी। फिर वो रात हमने वहीं गुजारी। शार्टू को मैं इस सिलसिले में थोड़ी बहुत तफसील बता चुका था। रास्ते में हमारे दरमियान गुफ्तगू होती रही, चुनाचे वो भी अलर्ट हो गया था। ये वाहिद शख्स था जिस पर भरोसा करके मुझे खुशी हुई थी और उसने अभी तक मेरे एतमाद को धोखा नहीं दिया था। मैंने शार्टू को बताया कि अगर सब मैरीन तक हमारी रसाई हो गई तो फिर उसे क्या करना है और शार्टू ने चुटकी बजाते हुए कहा था, चीफ बस शार्टू को मौका मिलना चाहिए। काश ऐसा हो सके जब इंजीनियर आबदूद का मुआयना करने जाएं तो मैं भी उनके साथ ही रहूं। मेरी भी ख्वाहिश यही है शार्टू, लेकिन हमें उसके लिए इंतज़ार करना होगा। मेरी खुशबख्ती और खुदावंद आलम की मेहरबानी ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। डैन मार्शे की तरफ से मुझे पैगाम मिला और मुझे एन के तलब कर लिया गया। एन के की एक खुशनुमा इमारत में डैन मार्शे ने मुझसे मुलाकात की। वो अभी तक मेरी तरफ से मशकूक नहीं हो सका था, जबकि मेरे दिल में लाखों वसवसे थे। उसने मुझसे कहा कि 9 हमें हाइल जोशू की तरफ से डिलीवरी की पेशकश हो चुकी है। अदायगियाँ कल तक कर दी जाएंगी और उसके बाद इंजीनियर की एक टीम सब मैरीन का जायजा लेगी। तुम्हें उस जमात के साथ होशियारी से सब मैरीन पर जाना है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बारीक बीन निगाहें हर किस्म के हालात पर मरकूज रहेंगी। किसी किस्म की कोई भी साजिश मुतवक्के हो सकती है।
हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक कि तिल अबेब ना पहुंच जाए। मैंने बेहतर तरीके से अपनी खिदमत पेश कर दी और मेरी मुसरत की इंतहा ना रही। वो काम हो गया था जिसका मैं दिली तौर पर ख्वाहिशमंद था। शार्टू मेरे साथ दुम की तरह चिपका ही हुआ था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे हमें एक मखसूस जगह पहुंचने की हदायत की गई। 5 इंजीनियर जिनका ताल्लुक इसराइल से था हमारे मुंतजिर थे और हमें सब मेरीन तक ले जाने वाला क्रेड ब्लूशर था। उसने सबसे पहले मुझसे ही राब्ता कायम किया था। साथ जाने वाले इंजीनियर में से भी कोई मेरी तरफ से मशकूक नहीं था। चुनांचे उसके बाद हम एक स्टीमर के जरिए क्रेड ब्लूशर की रहनुमाई में उस तरफ रवाना हो गए जहां आबदोद मौजूद थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। जज्बे शौक व तजस्सुस लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था। जाहिर है मैं एक ऐसी नादरो नायाब शय को देखने जा रहा था जिसकी गुमशुदगी ने तहलका मचा दिया था। दुनिया के बेहतरीन दिमाग जिसकी तलाश में नाकाम हो चुके थे। और ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई कि हम फोरकाज के साहिल पर पहुंचे थे। फोरकाज के मशरकी इलाके में बुलंदो बाला पहाड़ियां जिनमें से मैं गुजर चुका था हमारी मुंतजिर थी। उस तरफ कोई मुदाखलत नहीं की गई। यहाँ आई-1 फैरू के मुहाफिज भी नहीं थे। पहाड़ियों के एक हिस्से में स्टीमर को लंगर अंदाज कर दिया गया और उसके बाद क्रेड ब्लूशर की तरफ से हम सबको गोताखोरी के लिबास पेश किए गए। इंजीनियरों की जमात गोताखोरी के लिबास में समंदर की गहराइयों में उतरने लगी। मैं और शार्टू भी इनमें शामिल थे। हम जजीरे के बिल्कुल निचले हिस्से में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पहाड़ियों के दरमियान एक अजीम शान खिला नजर आ रहा था। अगर कोई इस खला के नीचे से गुजरता तो ये सोच भी नहीं सकता था कि ऊपर जो स्याह चट्टानें नजर आ रही हैं वो कुदरती नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ एक खोल बनाया गया था जो सिर्फ पहाड़ियों के एक हिस्से को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस खोल के दरमियानी हिस्से को एक मखसूस जरिए से खोला गया तो 2 बड़े तख्ते किसी संदूक के ढकने की तरह खुल गए और हमें उनके दरमियान ऊपर उबरना पड़ा। निहायत हैरत अंगेज जगह बनाई गई थी। पत्थर का एक कुदरती प्लेटफार्म यहाँ मौजूद था और उस प्लेटफार्म के जरिए हम उस आबदोज तक पहुँच सकते थे जो यहाँ खसूसी तौर पर अदीम शान हैंगरों में लटकाई गई थी। उसे महफूज करने का ये अजीबो गरीब तरीका हायल जोशु की बेपनाह कुव्वतों का मजर था। लेकिन इस बात पर यकीन नहीं आता था कि इतनी खामोशी से मर जाने वाली एक औरत इस अजायब खाने की रूह रवां थी। प्लेटफार्म के जरिए आबदोज में दाखिल होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। क्रेड ब्लूशर को यहाँ का पूरा निज़ाम मालूम था। उसके बावन उसके साथ काम कर रहे थे और हम इस अजीम शान आबदोज में उतर गए जो इतने बड़े तनाज़े का बायस बनी हुई थी। आबदोज के अंदरूनी निज़ाम को इंजीनियर बड़ी बारीक बीनी से चेक करने लगे। हायल जोशु ने इस आबदोज को मुकम्मल तौर पर तैयार रखा था और इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं थी जिस पर निगाह डाली जा सके। मैं और शार्टू भी एक एक चीज को पूरी तरह समझ रहे थे। तकरीबन 5 घंटे तक आबदोज के अंदरूनी हिस्से में हमारी मसरूफियात जारी रहीं और आखिरकार इंजीनियर ने इत्मीनान का इजहार कर दिया कि आबदोज को लंबे सफर पर ले जाने में कोई अमर माने नहीं हो सकता। इस इत्मीनान के बाद हम वहां से वापस चल पड़े। मैंने एन के पहुंचकर डैन मार्च को रिपोर्ट दी। डैन मार्च ने कहा कि अब मेरा उस जजीरे पर जाना नामुनासिब है। मुझे यहीं एन के पर क़याम करना चाहिए। बेहतर है उसके लिए किसी उम्दा जगह का इंतखाब कर लो क्योंकि किसी भी वक्त हम यहाँ से रवाना हो सकते हैं। ये बात मेरे लिए निहायत हौसला अफजा साबित हुई। कोई बड़ा खतरा तो मोल नहीं ले सकता था, लेकिन ये इत्मीनान करने के बाद कि कोई मेरी तरफ निगरान नहीं, सबसे पहले मैंने ट्रांसमीटर पर तहजीब मालिक एक्स से रब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से तहजीब ने मेरी कॉल रिसीव की थी। उन लोगों की क्या पोजीशन है, मैंने सवाल किया। आ गए हैं और मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया है। इनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं, खासी तकलीफ के आलम में रखा गया था इन्हें, लेकिन अपनी कामयाबी के ख्याल से वो बहुत मुतमिन और मसरूर है। कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन अली यार का नाम सुनने के बाद उन सब पर सख्ता तारी हो गया और उन्होंने खुलूस दिल से मेरी हर बात तस्लीम कर ली। तुम्हारा नाम उनके लिए बड़े सुकून का बायस बना है अली। शुक्रिया तहजीब, तमाम मामला तय हो गए हैं। मुमकिन है मेरी तुमसे मुलाकात ना हो और मुझे किसी भी वक्त अपनी मौजूदा हैसियत में रवाना होना पड़े। जिंदगी रही तो पहली फुर्सत में तुमसे मुलाकात करूंगा और फिर हम मुस्तकबिल का प्रोग्राम बनाएंगे, वरना हमारा मुस्तकबिल तो हमारे सामने है। किसी भी लम्हे मौत की आगोश हमारे लिए आ सकती है। अगर हम मर गए अली तो हमारी रूहें तो एक दूसरे से जुदा ना हो सकेंगी। तुम दिल जमी से अपना काम करो। तहजीब की पुरहौसला आवाज़ सुनाई दी और मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसके बाद मैंने शार्टू से इस मौजू पर गुफ्तगू की तो शार्टू पुरजोश लहजे में बोला, चीफ बस मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। इंजीनियर को आबदोज के बारे में जो तफसीलात बताई गई हैं मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा मैंने समझी है और मैंने उन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को निगाह में रखा है जिनके ज़रिए आबदोज को कम अज़ कम किसी जंगी कार्रवाई के लिए नाकारा बनाया जा सकता है।
मैंने अपने काम का रास्ता मुतय्यन कर लिया है चीफ, बस मुझे रवानगी के वक्त आबदोद ही में होना चाहिए। यकीनन इम्कान इसी बात का है, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें इस सिलसिले में किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जिन चीजों की जरूरत है वो मेरे लिबास में मौजूद है, मसलन ये कटर, पलास और ऐसी चंद छोटी मोटी चीजें। शार्टू ने अपनी जेब से एक छोटा सा कटर निकाल कर दिखाया और मैंने आंखें बंद कर ली। जहन शदीद इंतशार का शिकार था। अब वो लम्हात आ गए थे जब ये मुहिम तकमील तक पहुंच जाती, मगर आने वाला वक्त इस मुहिम का सबसे कठिन वक्त था। तहजीब की तरफ से आखिरी पैगाम दूसरे दिन शाम 5 बजे मिला। मैंने खुद उससे रब्ता कायम नहीं किया था, बल्कि पहली बार मेरे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ था। अली, तहजीब की आवाज़ सुनाई दी। हेलो तहजीब, खैरियत तो है? कोई परेशानी? मैंने हैरान होने वाले अंदाज में पूछा। नहीं अली, खुदा का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं। मैडम मार्टिना बहुत होशियारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, मगर तुम्हें मुखातब करते हुए मुझे बड़ा खौफ महसूस होता है। इस वक्त तुम्हें कोई उलझन तो नहीं हुई? नहीं, इत्तफाक से मैं तनहा हूँ। पैगाम देना ज़रूरी था अली। मैडम मार्टिना ने तारीना हार्डू से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली है और तारीना हार्डू फौरी तौर पर वो तमाम इंतजामात मुकम्मल करने में कामयाब हो गई हैं। 4 बर्क रफ्तार एटमी आबदोज़ें इस इलाके की तरफ रवाना हो गई हैं और तारीना हार्डू ने इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि एक मखसूस पॉइंट पर वो इसराइल की जानिब सफ़र करने वाली आबदोज़ को घेरे में लेकर उसे काबू में करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा डंबर के लिए भी फैसला कर लिया गया है कि उसे गर्क कर दिया जाएगा। ये तमाम इंतजामात तारीना हार्डू ने मुकम्मल कर लिए हैं और हमें इतला दी है कि हम बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। गुड, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने तहजीब मालिक एक्स। और बताओ कि तुम लोगों की रवानगी का क्या प्रोग्राम है? आबदोज़ की डिलीवरी के चंद घंटों बाद मुझे यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा और मैडम मार्टिना अभी यहीं क़याम करेंगी। मेरे लिए उन्होंने निहायत मुनासिब अंदाज में रवानगी की तैयारियां कर दी हैं और मेरा ख्याल है अली, मुझे इसमें कोई दिक्कत ना होगी। और मैडम मार्टिना तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी? नहीं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां की हैं और ये शायद उनके मुल्क की तरफ से उन्हें हदायत है। मैडम मार्टिना के जरिए वो अभी यहाँ कुछ काम करेंगे और शायद हायल जोशू से मुतल्लक वो तमाम निज़ाम अपने कंट्रोल में कर लेंगे जो हायल जोशू का कायम करदा है। कोई लंबा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है? मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि चंद अफराद फौरी तौर पर एन के पहुंचने वाले हैं जो यहाँ मैडम मार्टिना के साथ मिलकर सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। होना भी यही चाहिए था। हायल जोशू की हैसियत मामूली नहीं है। कौन इस नेमत बेबहा को छोड़ने की कोशिश करेगा? बहरहाल ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन तहजीब तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। खुदा की दात पर भरोसा रखो अली, मैं इंशाअल्लाह खैरियत के साथ तुमसे मिल जाऊंगी। मुमकिन है हमारी ये गुफ्तगू आखिरी साबित हो तहजीब। अब मैं ये ट्रांसमीटर अपने आप से जुदा कर रहा हूँ। इसकी मेरे पास मौजूदगी मेरे लिए परेशान कुन भी हो सकती है। खुदा हाफिज अली, तहजीब ने कहा और उसके बाद सिलसिला मुनक़ते हो गया। मैंने ट्रांसमीटर को ज़ाया कर दिया। शार्टू इस वक्त मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे तलब करना पड़ा, चूंकि सारा प्रोग्राम हस्बे मामूल तकमील पा रहा था। डीन मार्शे की तरफ से डंबर पर तलबी हो गई थी और मुझे थोड़ी देर के बाद वहां पहुंचना पड़ा। डंबर के बारे में मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थी। ये जहाज एक इसराइली कंपनी की मलकियत था, लेकिन एक दूसरे मुल्क के जहाज की हैसियत से यहाँ मौजूद था। गालबन उसके जरिए असले वगैरह का उसूल होता था। उसका स्टाफ बहुत ज्यादा नहीं था, जबकि जहाज काफी वसी व अरीज था। डंबर पर होने वाली मीटिंग में डैन मार्शे ने मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दूसरे लोगों को आबदोज़ की रवानगी के बारे में तफसील बताना शुरू कर दी। मेरी ड्यूटी उसने आबदोज़ पर लगाई थी। उसने मुझे बताया कि इंजीनियर ने सब मैरीन अपने कंट्रोल में ले ली हैं और इस वक्त वो 4 काज के मशरकी साहिल के करीब मौजूद हैं। उसने अपने लायक मातहत की हैसियत से मुझे हदायत दी कि मैं आबदोज़ के मुकम्मल इंचार्ज की हैसियत से उसका चार्ज संभाल लूँ। 9 फ़लस्तीनी एजेंट मेरी तहवील में दे दिए जाएंगे, क्योंकि डंबर के खुले सफ़र में उन्हें साथ ले जाना मुनासिब नहीं था। किसी भी लम्हे खतरात पेश आ सकते थे। मैं बस दिल ही दिल में अपने माबूद का शुक्रगुजार था कि वो तमाम आसानियाँ मुझे फराम होती जा रही थी जो दरकार थी, वरना कोई भी पेचीदगी मेरे लिए उलझन का बायस बन जाती। डैन मार्शे ने खुद डंबर पर रहकर बैरूनी मामला संभालने का ऐलान किया था और उसके बाद उसने मुझे मुकम्मल इख्तियारात देकर आबदोज़ की तरफ रवाना कर दिया। 4 काज के मशरकी साहिल पर मुझे एक स्टीमर के जरिए पहुंचाया गया और ये देखकर मेरी आंखें हैरत और दिलचस्पी से सुकड़ गई कि आई-1 फीलर वहां मौजूद था। क्रेड बलूशर और आई-1 फेरू ने वो 9 एजेंट मेरे सुपुर्द किए और मुझसे कागजात पर दस्तखत लिए। आई-1 फेरू ने पुरजोश अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा कि वो इस सौदे की तकमील पर बहुत खुश है, क्योंकि उसके खुसूसी दोस्त ओलिव हावर्ड की यही ख्वाहिश थी कि यह सौदा इसराइल के हक में हो। फ़लस्तीनी इस वक्त बेहतरीन लिबास में थे, जिसका बंदोबस्त यकीनन तहजीब मालिक एक्स ने किया होगा।
लेकिन उनके चेहरों से कमजोरी टपक रही थी। मैंने उन लोगों को मुख्तसरन बताया कि उन्हें इसराइली कैदियों की हैसियत से ले जाया जा रहा है और कम अज कम उस वक्त तक उनके लिए कोई परेशानी या खतरा नहीं जब तक कि वे खुद कोई हरकत करने की कोशिश ना करें। मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें इसराइल तक पहुंचा दूं। उसके बाद उनकी ख्वाहिश पर उनके हुकाम से भी राब्ता कायम किया जा सकता है और किसी मुनासिब तरीके से उनका तबादला भी किया जा सकता है। आइवन फैरो और क्रेड बलूशर इस मामले से गैर मुतल्लक नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें मुतमईन रखने के लिए मुझे ये रस्मी बातें करना पड़ रही थी। मैं इन 9 कैदियों के हमरा अब्दोल में दाखिल हो गया। चंद अफराद और भी मेरे साथ थे जो यहाँ तक मेरे साथ ही आए थे। ये सब इसराइल के सरकर्दा लोग थे और इस सौदे की तकमील के लिए यहाँ पहुंचे थे। अब्दोल के अमले से मेरा तारुफ अब्दोल के अंचार की हैसियत से कराया गया था। मैंने फौरी तौर पर इंतजाम शुरू कर दिए। मैरीन इंजीनियर को उनकी ड्यूटियों पर तैनात कर दिया। कैदियों को अब्दोल के अकबी हिस्से में पहुंचा दिया गया। शार्टू के साथ मिलकर मैंने कैदियों के लिबासों की तलाशी ली। मेरे साथी मेरे इकदामात का जायजा ले रहे थे और बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। मैंने शार्टू को उन लोगों की निगरानी पर मामूर कर दिया और उसे हदायत की कि वो चौकन्ना रहे। उसके बाद मैंने इंजीनियर को इशारा किया कि अब्दोल को पानी की गहराई में उतार दिया जाए। इंजीनियरों ने दरवाजे बंद कर दिए और आइवन फैरो और क्रेड बलूशर ने हाथ हिलाकर हमें अलविदा कहा था। अब्दोल पानी में उतरना शुरू हो गई। तकरीबन 10 मिनट के मुख्तसर सफर में खुसूसी नशरियाती निज़ाम पर डंबर से राब्ता कायम हो गया और डैन मार्शे ने फौरन मेरा पैगाम वसूल किया। हम सफर की इब्तदा कर चुके हैं। तमाम मामला तवक्को के मुताबिक हैं। आप लोग तैयार हो गए? डंबर के लंगर उठा दिए गए हैं। हमारे आलात तुम्हारी हरकत का तयन कर रहे हैं। मुतमईन होकर अपने रास्ते की सिमत सफर शुरू कर दो। हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। डैन मार्शे ने कहा। दूसरा पैगाम 3 घंटे के सफर के बाद एक दूसरे को दे दिया जाएगा। इस गुफ्तगू के बाद सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया और मैं इंजीनियर वगैरह से गुफ्तगू करने लगा। अदीमुशान अब्दोल के खुसूसी हिस्से में केमिकल के ड्रम नक्शे और वो तमाम चीज़ें महफूज थी जो इस फसाद की जड़ थी। ये होलनाक चीज़ें बिलाशुबा एक खौफनाक खतरा थीं और इनके साथ सफर करना भी इंतहाई खौफनाक था। अब तक जो कुछ हुआ था हो रहा था एक ख्वाब की मानिंद था। यकीन नहीं आता था कि इतने मुश्किल तरीन हालात में और इतने खौफनाक लोगों के दरमियान एक बेयारो मददगार इंसान की हैसियत से मुझे ये अजीम शान कामयाबी हासिल हुई है। कैंट मोर और दूसरे वो तमाम लोग जो तारडीना हार्डू के लिए काम कर रहे थे ये नहीं जानते थे कि असल काम खुफिया ही खुफिया हो गया है। उनके गुमा में भी ना होगा कि उनके ऊपर अब क्या मुसीबत नाज़िल होने वाली है। जाहिर है इस काम की तकमील के बाद उस मुल्क के हुक्काम उन गद्दारों को माफ़ नहीं करेंगे जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें वसूल करने के बाद भी उनके एतमाद को ठेसें पहुंचा रहे थे। जो काम उनके जिम्मे था वो एक गैर मुतल्लक इंसान ने किया था और वो यहाँ आकर हायल जोशू के हाशिया बरदार बन गए थे। मैंने अलबत्ता ये ज़रूर सोचा था कि कैंट की पोजीशन किसी हद तक साफ करके उसकी सिफारिश करूंगा कि उसे कोई सज़ा ना दी जाए। वो हालात के हाथों मजबूर हो गया था, लेकिन मैं इस सिलसिले में सिर्फ सिफारिश ही कर सकता था। उन लोगों को किसी बात पर आमादा कर लेना मेरे बस की बात नहीं थी। 3 घंटे के बाद मेरे और डैन मार्शे के दरमियान फिर पैगामात का तबादला हुआ। डैन मार्शे ने बताया कि हालात बिल्कुल पुरसुकून है और हम खुले समंदर में एक आरामदेह सफर कर रहे हैं। कोई उलझन या परेशानी नहीं है। मैंने भी अब्दोल के सफर के बारे में तफसीलात बता दी। उसके बाद मजीद 3 घंटे की मोहलत तलब कर ली गई। दिमाग थक कर चूर हो चुका था। एक एक लम्हा सिनसनी खेज था। मेरे और शार्टू के नजदीक इस आरामदेह और कामयाब सफर में अब कोई रुकावट नहीं रही थी। फिर 6 घंटे गुजर गए। डैन मार्शे ने उसके बाद पैगाम के लिए 5 घंटे की मोहलत तलब की थी। तीसरे पैगाम को मसूल किए हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा गुजरा था कि दफतन मैरियन इंजीनियरों में खलबली से मच गई। इंचार्ज की हैसियत से मैंने फौरन सूरत हाल मालूम करने की कोशिश की। एक सीनियर इंजीनियर ने बताया, सर हमारी आबदोज को कुछ पुरअसरार सिग्नल मौसूल हो रहे हैं। यूं लगता है जैसे समंदर में कुछ और आबदोजें हमारे इर्द गिर्द सफर कर रही हैं। आपका क्या हुक्म है? क्या हम उन आबदोजों से राब्ता कायम करने की कोशिश करें? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। खामोशी से उनकी नकलो हरकत का जायजा लो। मैं नहीं चाहता कि उन्हें हमारी मौजूदगी का इल्म हो। सफर में सिनसनी खेज लम्हात शुरू हो गए थे। शार्टू गैर महसूस अंदाज में करीब पहुंचा और उसने मेरे कान में सरगोशी की, चीफ मैंने अपना काम अंजाम दे लिया है। सब मैरीन में 6 तार पैडू मौजूद थे। मैंने उनका सिस्टम नाकारा कर दिया है और उनके राब्ते की वायरिंग इस तरह काट दी है कि अगर इंजीनियर उसे दुरुस्त भी करना चाहें तो इस काम के लिए घंटों दरकार होंगे। इसके अलावा मैंने उन कैदियों से सिर्फ इतना कह दिया है कि वो महफूज हैं और तहजीब मालिक एक्स ने उन्हें अगर कुछ बताया है तो वो इत्मीनान रखें कि प्रोग्राम उसी अंदाज में तकमील तक पहुंच रहा है। और यकीन करो चीफ, जिंदगी ही दौड़ गई उनके चेहरों पर।
वरना एक एक को हरासा निगाहों से वो देख रहे थे। गालिबन उनमें तुम्हें तलाश करना चाहते थे। शुक्रिया शार्टू, मैंने कहा, और शार्टू उसी गैर महसूस अंदाज में मेरे पास से चला गया। सबमरीन का अमला बुरी तरह परेशान था। सिग्नल बराबर मौसूल हो रहे थे। मैं खुद भी उनके नजदीक पहुंच गया और जायजा लेने लगा कि हालात क्या हैं। मैरीन के निज़ाम के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि आबदोजों का फासला कम से कम होता जा रहा है। उन्होंने मुझे 4 रोशन नुक्ते दिखाए जो 4 मुख्तलिफ सिमतों में नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि इन रोशन नुक्तों ने उन आबदोजों को 4 सिमतों से कवर किया हुआ है और उनका अंदाज बेहतर मालूम नहीं होता। दफतन आबदोज में एक हल्का सा इर्ताश पैदा हुआ और इंजीनियर बुखला गए। उन्होंने फौरन एक स्क्रीन रोशन किया और उस पर कुछ लकीरें बिखरी हुई नजर आने लगी। गालिबन ये जायजा लिया जा रहा था कि आबदोज पर तार पैडू तो फायर नहीं किया गया, लेकिन उसका अंदाजा नहीं हो सका। वो मुझे एक एक लम्हे की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ हुआ जरूर है, लेकिन आबदोज पर नहीं। और फिर इतराफ की चीजें आहिस्ता आहिस्ता आबदोज के विजन स्क्रीन पर नमूदार होने लगी। दफतन एक इंजीनियर के हल्क से हैरत ज़दा आवाज निकल गई। स्क्रीन पर एक स्याह खाका उभर रहा था। ये फिर दफतन दूसरे इंजीनियर ने डंबर से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया और चंद लम्हात के बाद उसकी खौफजदा आवाजें उभरी। डंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। डंबर। वो इतना ही कह पाया था कि आबदोज को एक और शदीद झटका लगा और वो लर्द कर रह गई। वो स्याह चीज जो स्क्रीन पर नमूदार हुई थी वाज़ेह होने लगी और मैरीन इंजीनियर ने फौरन सब मैरीन का रास्ता बदलने की कोशिश शुरू कर दी। फिर किसी ने खौफजदा लहजे में कहा, ये डंबर है जो गर्क हो रहा है। मेरे रगों पे में मुसर्रत की लहरें दौड़ने लगी। पहले डंबर को तबाह कर दिया गया था और यकीनन ये कार्रवाई आबदोजों से ही की गई थी। वो धमाके जिन्होंने आबदोज में इर्ताश पैदा किया था डंबर को तबाह करने के लिए ही किए गए थे। सब मैरीन का रुख बदल दिया गया था। थोड़ी देर के लिए वो 4 रोशन नुक्ते मुंतशिर हो गए थे। 2 एक सिमत का सफर कर रहे थे, एक बहुत दूर चला गया था और एक अकब में रह गया था। डंबर की तबाही का यकीन कर लिया गया। उससे राब्ते की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उसमें कोई कामयाबी ना हो सकी। मैंने एक गहरी इत्मीनान बख्श सांस ली। बज़ाहिर मैं भी परेशान नजर आ रहा था, लेकिन मेरी ये परेशानी मसनूई थी। फिर आसपास चंद और धमाके हुए और उसके बाद सब मैरीन इंजीनियरों में से 2 अफराद ने मुझसे कहा, सर अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि हम उन आबदोजों को निशाना बनाएं, हम उनसे जंग करें। ठीक है, लेकिन क्या हम इसमें कामयाब हो सकते हैं? मैंने पूछा। कोशिश तो की जा सकती है सर, इसके सिवा दूसरी कोई सूरत भी तो नहीं। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि ट्रांसमीटर मशीन पर कुछ इशारे मौसूल हुए और इंजीनियर ने मेरी हदायत पर उन इशारों का पैगाम मौसूल किया। एक बारीक सी आवाज आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगी। तुम्हें पहली वार्निंग दी जाती है कि सतह की जानिब बुलंद होना शुरू कर दो। 3 मिनट के बाद हम तुम्हें दूसरी हदायत देंगे और मजीद 3 मिनट के बाद तुम्हारी आबदोज को तार पैडू का निशाना बना दिया जाएगा। पहले हमें यह बताओ कि क्या हमारे साथ सफर करने वाले जहाज को तबाह कर दिया गया? मैरीन इंजीनियर इंचार्ज ने पूछा। यह बहुत पहले की बात है। नया प्रोग्राम यह है कि हम तुम्हारी आबदोज का सही निशाना ले रहे हैं। जवाब मिला। इंजीनियर ने स्विच ऑफ कर दिया और परेशान निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। क्या हुक्म है सर? कुछ इंतजार करो, मैंने कहा और दूसरे इंजीनियर तार पैडू के निजाम को सेट करने लगे। दफतन उनमें से एक हल्क फाड़ कर चीखा, कुछ हुआ है, अंदरूनी तौर पर भी कुछ हुआ है। हमारे साथ धोखा हुआ है सर। ये तार पैडू फायर करने वाला निजाम काम नहीं कर रहा। यकीनन ये हायल जोशू की तरफ से धोखाधड़ी की गई है। वो हेजानी अंदाज में इधर से उधर दौड़ने लगा। तार पैडू फायर करने वाले जितने आलात थे वो सब नकारा नजर आ रहे थे और ये कार्रवाई एक मामूली से मल्ला शार्टू की थी, जिसने अपनी जहानत और चाबक दस्ती का अमली सबूत पेश कर दिया था। लेकिन ये लोग उस कार्रवाई को हायल जोशू से मंसूब कर रहे थे। उनके ख्याल में आबदोज का मुआयना कराने के बाद हायल जोशू ने उनसे बदअहदी की थी। वो कुछ और चाहता था। 3 मिनट गुजरने में जरा भी देर ना लगी और उसके बाद दोबारा हमें पैगाम मौसूल होने लगा। मैंने ऊंट सिकोड़ कर कहा, अब जबकि हम तार पैडू भी फायर नहीं कर सकते, इनसे किसी तरह मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो इसके सिवा और क्या चाराकार है कि हम सतह पर आ जाएं। उन्हें इतला दो कि हम सतह की जानिब बुलंद हो रहे हैं। मैरीन इंजीनियर जानते थे कि उनकी हट दर्मी का नतीजा क्या होगा। मौत, सिर्फ मौत। चुनाचे वो खुद भी बुरी तरह बदहवास हो गए थे। मेरी हदायत के मुताबिक जवाब दिया गया और उसके बाद ऊपर जाने की कार्रवाई होने लगी। सबके चेहरे लटके हुए थे और वो लोग तो बिल्कुल ही गंग होकर रह गए थे जो इसराइली खुसूसी महकमे के रुकन थे। सिर्फ सियासी सूझबूझ रखते थे और इस तमाम सूरत हाल में किसी मुदाखलत के काबिल नहीं थे। अपनी इस अजीम फतेह को शिकस्त में बदलते देखकर उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। उनमें से एक ने बर्राई हुई आवाज में कहा, हायल जोशू एक बदतरीन मुजरिम है। हम उसकी तरफ से गलतफहमी का शिकार हो गए थे।
अरबों से भी उस आबदोज की कीमत वसूल करना चाहता था और हमसे भी, लेकिन असल सौदा उसने किसी और से किया है। ये कार्रवाई अरबों के लिए भी तो हो सकती है, दूसरे ने कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता, हम कर भी क्या सकते हैं। हमें बेदस्तो पाक करने वाले मिस्टर हार्डू हैं। उन्होंने बड़ी मुदबिराना राय दी थी कि हायल जोशू की फितरत से वो वाकिफ हैं और वो इसराइल से कोई बदअहदी नहीं करेगा। मिस्टर हावर्ड, चौथे ने हकारत से कहा। वही मिस्टर हावर्ड जो एक पाकिस्तानी तालिब इल्म के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं और आज तक उस पर काबू नहीं पा सके। उन्हें मिस्टर हावर्ड की बात कर रहे हो ना तुम? हमाकत हमारी भी है। जरूरी तो नहीं कि हमारा कोई हम नस्ल अपने तमाम तर खुलूस के बावजूद हमारे लिए मावन ही साबित हो सके। वो लोग तरह तरह की गुफ्तगू करते रहे। अब्दुल सद की जानिब बुलंद हो रही थी। वैसे उनकी गुफ्तगू पर मेरे कान खड़े हो गए थे और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। इसका मकसद है कि अली यार खान उन सब के ज़हनों में मौजूद है और वो लोग आपस में ये बातें करते हैं कि हावर्ड अली यार खान के मुकाबले पर नाकाम रहा है। मेरे लिए ये एजाज कम नहीं था। थोड़ी देर के बाद अब्दुल सतह पर पहुंच गई। इंजीनियरों के चेहरे उतरे हुए थे। अब्दुल के अमले के लोग सिमट कर यकजा हो गए थे। सभी उस तजस्सुस का शिकार थे कि उसके बाद उनके साथ क्या होगा। हम नए पैगाम का इंतजार कर रहे थे और नया पैगाम मिलने में ज्यादा देर ना लगी। दूसरी तरफ से कहा गया, शरीफाना तौर पर हमारी बात मान लेने का शुक्रिया। एक एक करके आप लोग आबदोद के दरवाजे से बाहर आए। इंचार्ज की हैसियत से सबसे पहले ऊपर आने वाला मैं था। मेरे साथ वो दूसरे अफराद भी ऊपर आए जो सियासी हैसियत रखते थे। इस आबदोद से थोड़े ही फासले पर एक और आबदोद पानी से सर उभार रही थी। मैंने निगाहें घुमाकर चारों तरफ देखा तो हद निगाह नीले समंदर के अलावा और कुछ नहीं था। मजीद 3 आबदोजें आहिस्ता आहिस्ता सतह पर उभर आईं और जब उनके ऊपर से पानी बह चुका तो उनके ऊपरी दरवाजे खुल गए। सबसे पहले चंद मुसल्ला लोग बाहर निकले जिन्होंने सब मशीन गन्ने और अस्तेन गन्ने इस आबदोज की तरफ तान रखी थी। उनमें से एक ने मेगाफोन पर कहा, आप लोगों की इस आबदोज में मुंतकिली का काम अभी चंद लम्हे बाद शुरू करना होगा। बेहतर है कि आप में से कोई खुदकशी करने की कोशिश ना करे। हम अच्छे माहौल में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। सतह समंदर पर उभरने वाली आबदोजों पर किसी किस्म के निशानात नहीं थे जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता कि उनका ताल्लुक किसी मुल्क से है। ये बात सिर्फ मैं ही जानता था। अचानक मेरी अकबी आबदोज से मेगाफोन पर एक बारी आवाज उभरी जो तारीना हार्डू की थी। मिस्टर अली, अभी आपकी सिमत एक छोटी स्पीडो बोट भेजी जा रही है। बराए करम आप यहाँ तशरीफ ले आए। मैंने चौंक कर पीछे देखा और तारीना हार्डू को पहचान लिया। जिस आबदोज पर वो मौजूद थी उसके शिकम से एक हाई स्पीड बोट बरामद हुई और तेज रफ्तारी से इस आबदोज की जानिब आने लगी। मेरे करीब खड़े हुए लोग ये समझ भी ना पाए कि मुझे क्या कहकर मुखातिब किया गया है। हाई स्पीड बोट जब आबदोज से आ लगी तो मैं बोट में मुंतकिल हो गया। तारीना हार्डू ने मुझे बड़े गर्मजोश अंदाज में खुश आमदीद कहा था। बहुत ही जज्बाती हो रही थी। उसने जज्बात में डूबे हुए लहजे में कहा, शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इन हालात में सुरखरू कर दिया जब हम तमाम उम्मीदें खो बैठे थे। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैडम कि आपकी काविशें कामयाब रहीं। यकीनन आपने इस सिलसिले में मुकम्मल प्लानिंग कर ली होगी। मैं ये चाहता हूँ कि इन 9 फलस्तीनी अफराद को मेरे एक खास आदमी के साथ उस आबदोज में मुंतकिल किया जाए जिसमें मुझे सफर करना होगा। मैं अभी इसका बंदोबस्त कर देती हूँ। तुम मेरे साथ ही रहोगे ना जाने मन? तारीना ने कहा और फिर अपने आदमी को हदायत देने लगी। हाई स्पीड बोट दोबारा उस तरफ रवाना हो गई थी और उसमें तारीना हार्डू के 2 मुसल्ला आदमी भी थे ताकि अपनी निगरानी में उन 9 फलस्तीनी बाशिंदों को इस आबदोज पर मुंतकिल कर सकें। और उसके साथ साथ ही तारीना हार्डू इस मिशन के इंचार्ज की हैसियत से दूसरे लोगों के बारे में भी हदायत जारी कर रही थी। उन लोगों को इन 4 आबदोजों में तकसीम कर दिया गया। मैं आबदोजों के ऊपरी हिस्से पर खड़ा हुआ इस तमाम कार्रवाई का जायजा ले रहा था। ये जदीद तरीन एटमी आबदोजें तारीना के मुल्क की थी और उसमें उन तमाम जरूरियात का ख्याल रखा गया था जो यहाँ पेश आ सकती थी। फलस्तीनियों की मुंतकिली का काम शुरू हो गया। सबसे पहले 3 अफराद को लाया गया और मैंने उन्हें पुरजोश अंदाज में खुश आमदीद कहा। उनकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई थी। उनमें से एक ने गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, यह सुनकर अली यार खां हमारे लिए काम कर रहा है। खुदा की कसम, हमने यकीन कर लिया था कि हमारी बदबख्ती का दौर खत्म हुआ और यकीनन हमें आज़ादी नसीब होगी। मैंने उसका शाना थपथपाया और उसे नीचे जाने के लिए कहा। आखिरी जो अफराद आए थे उनमें शार्टू भी मौजूद था। तारीना हार्डू के सामने उसने अपने वतन का मखसूस सलाम किया और मैंने तारीना हार्डू से कहा, जिन लोगों को आपने इस मिशन पर भेजा था उनमें ये शख्स एक मामूली हैसियत का फर्द था, बिल्कुल आखिरी दर्जे का, जिसकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन इस शख्स ने जिस तरह मेरी मावनत की, मैं उसे सामने रखते हुए ये बात कह सकता हूँ कि ये इस आधी फतेह का हकदार है। माइकल शार्टू, तुम ये क्यों समझते हो कि तुम तीसरे दर्जे के कारकुन हो? इतने बड़े मिशन के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया गया था
मैंने अपनी दानिश में उन्हें इस काबिल समझा था। ये दूसरी बात है कि अपनों में गद्दार भी निकल आते हैं और तुम देखोगे शार्टू के उन गद्दारों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाएगा और तुम्हें तुम्हारी इन काविशों का पूरा पूरा सिला मिलेगा। शार्टू की आंखों में नमी आ गई थी। वो खामोशी से नीचे उतर गया। सिर्फ 1.5 घंटे में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई और आप 2 इंसानों से खाली हो गई। तारीना आडू थोड़ी देर के बाद मेरे साथ नीचे उतर आई। उसका चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। फौरन ही उसने वायरलेस का निज़ाम संभाल लिया और आप दोनों को हदायत जारी करने लगी। जब वो इस काम से फारग हुई तो मैंने उससे मजीद कार्रवाई के बारे में सवाल किया। हाँ अली, मैं बताने ही वाली थी तुम्हें, उन लोगों को हदायत देना थी। उस अब्दुल को चेक करने के बाद मुझे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वो तमाम चीजें उसमें मौजूद हैं जिन्हें ज़ाया करने के लिए हमने इसे समंदरी सफर पर रवाना किया था। इस काम की तकमील के बाद मुझे जो कुछ करना है उस सिलसिले में भी हदायत मिल चुकी हैं।